फकीर चंद एक राजा का बेटा था, एक मंत्री का बेटा था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे एक साथ बैठते थे, वे एक साथ खड़े होते थे, वे एक साथ चलते थे, वे एक साथ खाते थे, वे एक साथ सोते थे, वे एक साथ उठते थे। इस तरह उन्होंने एक दूसरे की संगति में कई साल बिताए, जब तक कि उन दोनों को विदेशी भूमि देखने की इच्छा नहीं हुई। इसलिए एक दिन वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। यद्यपि वे बहुत धनवान थे, एक राजा का पुत्र था और दूसरा उसके प्रधानमंत्री का पुत्र था, फिर भी वे अपने साथ कोई नौकर नहीं रखते थे। वे स्वयं घोड़े पर सवार होकर चले। घोड़े देखने में सुंदर थे। वे पक्षीराज या पक्षियों के राजा थे। राजा का बेटा और मंत्री का बेटा कई दिनों तक साथ साथ घूमते रहे। वे धान से आच्छादित विस्तृत मैदानों से होकर गुजरे, शहरों, कस्बों और गांवों के माध्यम से, जलविहीन, वृक्षविहीन रेगिस्तानों के माध्यम से, घने जंगलों के माध्यम से जो बाघ और भालू का निवास स्थान थे। एक शाम वे रात में एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां मानव बस्तियां नहीं देखी गईं, और जैसे जैसे अंधेरा गहराता जा रहा था, वे एक ऊंचे पेड़ के नीचे से उतरे, अपने घोड़ों को उसके तने से बांधा और ऊपर चढ़कर घने पत्तों से ढकी उसकी शाखाओं पर बैठ गए। यह पेड़ एक बड़े तालाब के पास उग आया था, जिसका पानी कौवे की आंख के समान साफ था। राजा के बेटे और मंत्री के बेटे ने खुद को पेड़ पर जितना संभव हो सके उतना आरामदायक बना लिया और पूरी रात उसकी शाखाओं पर बिताने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। क्षेत्र के एकाकी भय के कारण वे कभी कभी फुसफुसाकर बातें करते थे। वे कभी कभी कुछ मिनटों के लिए निडर होकर चुप बैठे रहते थे, और जैसे ही वे झपकी लेने लगे, तभी एक भयानक दृश्य ने उनका ध्यान खींचा। तालाब के बीच से कई पानी के बहाव जैसी आवाज सुनाई दी। पानी के अंदर से एक विशाल सर्प अपने विशाल आकार के फन के साथ छलांग लगाता हुआ दिखाई दिया। यह कई सड़कों पर तैरता रहता है। तब वह किनारे पर तैरकर फुफकारने लगा। लेकिन जिस चीज ने राजा के बेटे और मंत्री के बेटे का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया, वह सांप के कलगीदार फन पर लगा एक शानदार माणिक्य रत्न था। वह हजारों हीरों की तरह चमका। इसने टैंक, उसके तटबंधों और आसपास की वस्तुओं को रोशन कर दिया। सर्प ने अपनी शिखा से मणि उतारकर भूमि पर फेंक दी और भोजन की तलाश में फुफकारने लगा। पेड़ पर बैठे दोनों दोस्तों ने चारों ओर हर चीज पर अवर्णनीय चमक बिखेरते हुए उस अद्भुत चमक की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्होंने इसके बारे में केवल 7 राजाओं के खजाने के बराबर ही सुना था। हालांकि उनकी प्रशंसा जल्द ही दुहक और भय में बदल गई, क्योंकि जिस पेड़ की डालियों पर वे बैठे थे, उसके नीचे सांप फुफकारता हुआ आया और तने से बंधे घोड़ों को एक एक करके निगल गया। उन्हें डर था कि वे स्वयं अगले शिकार होंगे, जब उनकी असीम राहत के लिए विशाल कोबरा पेड़ से दूर हो गया और काफी दूर तक घूमता रहा। यह देखकर मंत्री के बेटे ने उस चमकदार पत्थर को अपने कब्जे में लेने के बारे में सोचा। उसने सुना था कि मणि की चमकदार रोशनी को छिपाने का एकमात्र तरीका इसे गाय के गोबर या घोड़े के गोबर से ढकना था, जिसकी एक मात्रा बाद में उसने पेड़ के नीचे पड़ी देखी। वह धीरे से पेड़ से नीचे आया, घोड़े की लीद उठाई, उसे कीमती पत्थर पर फेंका और फिर से पेड़ पर चढ़ गया। सर्प अपने मस्तक के गहनों के प्रकाश को न देखकर बड़े क्रोध के साथ उस स्थान की ओर दौड़ा जहां उसे छोड़ा गया था। उसकी फुफकारें, कराहें और ऐंठन भयानक थीं। वह घोड़े की लीद से सने हुए रत्न के चारों ओर घूमता रहा और फिर उसने अंतिम सांस ली। अगली सुबह राजा का बेटा और मंत्री का बेटा पेड़ से उतरे और उस स्थान पर गए जहां शिखा थी। शक्तिशाली सांप वहां पूरी तरह से बेजान पड़ा हुआ था। मंत्री के पुत्र ने घोड़े की लीद से लीपी हुई मणि हाथ में ले ली और दोनों उसे धोने के लिए टंकी के पास गए। जब घोड़े का सारा गोबर धुल गया तो रत्न पहले की तरह ही चमकने लगा।
इससे टैंक का पूरा तल जगमगा उठा और पानी में तैरती असंख्य मछलियां उनकी आंखों के सामने आ गईं। लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने मणि की रोशनी में टैंक के तल में एक शानदार महल की ऊंची दीवारें देखी। मंत्री के साहसी बेटे ने राजकुमार को प्रस्ताव दिया कि उन्हें पानी में गोता लगाना चाहिए और नीचे महल तक पहुंचना चाहिए। उन दोनों ने पानी में गोता लगाया। रत्न मंत्री के बेटे के हाथ में था और एक क्षण में महल के द्वार पर खड़े हो गए। गेट खुला था। उन्होंने कोई प्राणी, मानव या अतिमानव नहीं देखा। वे गेट के अंदर गए और घर के चारों ओर, जो केंद्र में था, पर्याप्त मैदान पर एक सुंदर बगीचा बना हुआ देखा। राजा के बेटे और मंत्री के बेटे ने फूलों की इतनी बहुतायत कभी नहीं देखी थी। अपनी कई किस्मों के साथ गुलाब, जैस्मीन, बेल, मल्लिका, गंध का राजा, घाटी की लिली, चंपक और हजारों प्रकार के सुगंधित फूल थे और इनमें से प्रत्येक फूल की एक बड़ी संख्या प्रतीत होती थी। यहाँ सैकड़ों गुलाब की झाड़ियाँ थीं, वहाँ कई एकड़ जमीन स्वादिष्ट जैस्माइन से ढकी हुई थी, जबकि वहाँ सभी प्रकार के फूलों के व्यापक बागान थे। चूंकि सभी पौधे फूलों से लदे हुए थे और चूंकि फूल पूरी तरह खिले हुए थे, इसलिए हवा भरपूर सुगंध से भरी हुई थी। यह मिठाइयों का जंगल था। सुगंध के इस स्वर्ग से होते हुए वे घर की ओर बढ़े, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के किनारे से घिरा हुआ था। वे घर के दरवाजे पर खड़े थे। यह एक परी महल था। दीवारें चमके हुए सोने की थीं और यहाँ वहाँ चमकदार हीरे चमक रहे थे जो दीवारों में चिपके हुए थे। वे किसी भी प्राणी, मनुष्य या अन्य से नहीं मिले। वे अंदर गए, जो बड़े पैमाने पर सुसज्जित था। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीरान घर हो। हालांकि आखिरकार उन्हें एक कमरे में सुनहरे ढांचे के बिस्तर पर एक युवा महिला लेटी हुई मिली, जो स्पष्ट रूप से नींद में थी। वह अत्यंत सुंदर थी। उसका रंग लाल और सफेद का मिश्रण था और उसकी उम्र जाहिरा तौर पर लगभग 16 वर्ष थी। राजा के बेटे और मंत्री के बेटे ने उसे उत्साह से देखा, लेकिन वे अधिक समय तक खड़े नहीं रहे थे जब अद्भुत सुंदरता वाली इस युवा महिला ने अपनी आंखें खोलीं, जो चिकारे की तरह लग रही थीं। उसने अजनबियों को देखकर कहा, अरे अभागो, तुम यहाँ कैसे आ गए? चले गए, चले गए। यह एक शक्तिशाली सांप का निवास है, जिसने मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाइयों और मेरे सभी रिश्तेदारों को खा लिया है। मैं अपने परिवार में अकेला हूँ जिसे उसने बचाया है। अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ, नहीं तो सांप तुम दोनों को अपने पंजे में डाल लेगा। मंत्री के बेटे ने राजकुमारी को बताया कि सांप ने कैसे अंतिम सांस ली, कैसे उसने और उसके मित्र ने उसके मणि पर कब्जा कर लिया था और उसकी रोशनी से उसके महल तक आए थे। उसने अजनबियों को राक्षसी सर्प से मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद दिया और उनसे घर में रहने और उसे कभी न छोड़ने की भीख मांगी। राजा के बेटे और मंत्री के बेटे ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा के बेटे ने अद्वितीय राजकुमारी के आकर्षण से प्रभावित होकर थोड़े समय के बाद उससे शादी कर ली और चूंकि वहाँ कोई पुजारी नहीं था, इसलिए फूलों की मालाओं के आदान प्रदान द्वारा हाइमेनियल गांठ को बांध दिया गया था।